दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाट्यकृति है। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथासार को संक्षेप में जानेंगे। ध्रुव स्वामिनी के कथासार को संक्षेप में जानने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना सर्वथा आवश्यक होगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी। सर्वप्रथम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि विदित है कि ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही रचे गए हैं, लेकिन जब किसी ऐतिहासिक घटना को साहित्य में पिरोया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तब इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण से एक नई रचना बनकर हमारे सामने आती है, जिसे हम पूरी तरह इतिहास के साथ नहीं मिला सकते, लेकिन फिर भी इतिहास के कुछ रेशे, इतिहास के कुछ अंश उसमें अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी गुप्त वंश की एक छोटी सी घटना पर आधारित है। छोटी सी लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना। सभी को पता होगा, ख़ासतौर से इतिहास के जो छात्र हैं उनको। लेकिन जो इतिहास के छात्र नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए गुप्तकाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुप्तकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। श्री गुप्त ने गुप्तवंश की स्थापना की थी। 240 से 280 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके पश्चात हुए घटोत्कच और उसके पश्चात हुए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को पहला महान शासक कहा जा सकता है गुप्तकाल का, जिनके शासनकाल में गुप्तवंश विकास की ओर अग्रसर होने लगा। 320 से 335 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। 320 ईस्वी में उन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की। उनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जिन्हें गुप्त काल का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है, सबसे बड़ा विजेता माना जाता है, और उनकी विजयों के कारण ही इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन घोषित किया था। और इसके बाद के जो आते हैं ये हमारे इस नाटक के का जो घटनाक्रम है उससे संबंधित हैं। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए हैं। ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं रामगुप्त, और छोटे पुत्र हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त ने 375 से 380 ईस्वी तक शासन किया, और उनके जो छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और जो इस नाटक के प्रमुख पात्र भी हैं, जिन्हें हम इस नाटक का नायक कह सकते हैं, जिन्हें इसमें सिर्फ चंद्रगुप्त के नाम से ही जिनका उल्लेख मिलता है, इन्होंने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। हमारी जो नाटक है, नाटक का जो घटनाक्रम है, वह समुद्रगुप्त के दोनों पुत्रों रामगुप्त और चंद्रगुप्त के काल का है। खासतौर से यह 375 से 380 ईस्वी का, खासतौर से उनके शासन के अंतिम दिनों का 380 के आसपास का ये घटनाक्रम हमारे इस नाटक में मिलेगा। इसके पश्चात के जो गुप्त शासक हैं उनमें कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त का नाम आता है, और परवर्ती जो शासक हैं जो अधिक लोकप्रिय नहीं हुए, जो अधिक लंबे समय तक गुप्त वंश की जो ध्वजा है उसका जो विकास है उसको संभाल नहीं पाए, और धीरे धीरे जो गुप्त शासक है वह एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहा, और बाद में उसका पूरी तरह से पतन हो गया। इनमें पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आदि प्रमुख हैं। 6वीं सदी के अंत तक गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और उसके पश्चात जो केंद्रीय सत्ता थी पुष्यभूति वंश के शासन काल में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फिर से एक नए वंश को हम कह सकते हैं जिसने पूरे उत्तर भारत में अपनी सत्ता को फहराया। वो था पुष्यभूति वंश, जिसके सबसे लोकप्रिय, सबसे महान शासक हर्षवर्धन हुए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथासार को संक्षेप में जानने से पहले इसके पात्रों की हम बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी इसके केंद्रीय पात्र है और सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। इसके नाम पर ही इस नाटक का नामकरण किया गया है। चंद्रगुप्त, जो मैंने पहले बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय इसके नायक कहे जा सकते हैं। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के पति हैं, और इस समय गुप्त वंश के शासक हैं जब ये नाटक हमारा आरंभ हो रहा है। शकराज
शकों के राजा हैं। शक जिन्होंने रामगुप्त के समय में यहाँ पर आक्रमण किया था और रामगुप्त को पराजित किया था। कोमा शकराज की प्रेमिका है। शिखर स्वामी गुप्त साम्राज्य के अमात्य हैं, अर्थात एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी। मिहिर देव ये धर्माचार्य हैं शकराज के। कोमा इनकी पुत्री है। खिंगिल मिहिर देव के दूत हैं और इसके अतिरिक्त सामंत कुमार हैं जो गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। शक सामंत हैं। प्रतिहारी और प्रहरी हैं। प्रतिहारी और प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियाँ ये अन्य गौण पात्र हैं। कथानक की अगर हम बात करें तो ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में विभक्त है। प्रत्येक अंक में केवल एक दृश्य है। अगर हम घटनास्थल की बात करें तो घटनास्थल के आधार पर भी यह बहुत ही सिकुड़ा हुआ सा नाटक लगता है। ऐसा नहीं है कि ये नाटक एक लंबे धरातल पर विस्तृत रूप से फैला हुआ हो। इसके केवल 2 ही घटनास्थल हैं, रामगुप्त का शिविर और शकराज का शिविर। आरंभ करते हैं प्रथम अंक की। प्रथम अंक रामगुप्त के शिविर में शुरू होता है। सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश दिखाया जाता है। एक राजोद्यान में वह बैठी है। पीछे एक लंबी और कुरूपी स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए हुए आती है। खड्गधारिणी पहले गूंगी होने का अभिनय करती है, परंतु बाद में उसे चंद्रगुप्त की अवस्था और ध्रुव स्वामिनी के प्रति उसके प्रेम का परिचय देती है। अनाप शनाप बोलती रहती है ध्रुव स्वामिनी, अपनी व्यथा का रोना रोती रहती है, खुद को कोसती रहती है, खड्गधारिणी से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती है, लेकिन वो खड्गधारिणी जो स्त्री है वह कुछ नहीं बोलती। तो ऐसी अवस्था में उसे लगता है कि जैसे यह मूक है, गूंगी है, और उसे लगता है कि जानबूझ कर रामगुप्त ने कुछ इसी प्रकार की सेविकाएँ उसकी सेवा में निर्धारित की हैं जो वास्तव में उसकी साथ किसी प्रकार की कोई बात न कर सकें, किसी प्रकार का कोई भेद न खोल सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में खड्गधारिणी बोलती भी है और उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी देती हैं, जिससे उनके हृदय में सोया हुआ जो प्रेम है, प्रसुप्त अवस्था में जो प्रेम है चंद्रगुप्त के प्रति, वह फिर से जागृत होने लगता है। खड्गधारिणी एक स्थान पर उन्हें कहती है, क्या कहती है, यहीं पर पहले ही दृश्य में, उन्होंने अपने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। अमूल्य निधि से अभिप्राय उनकी प्रेमिका से है, अर्थात ध्रुव स्वामिनी। खड्गधारिणी बताती है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक महान बलिदान दिया है। अपने बड़े भाई को उन्होंने राजसत्ता सौंप दी और साथ ही अपने प्रेम अर्थात ध्रुव स्वामिनी को भी। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से घृणा करने लगती है। उसे लगता है कि उसने षड्यंत्र के साथ किस प्रकार से राजसत्ता को हथियाया। जो वास्तविक राजसत्ता का पात्र है चंद्रगुप्त, उसे सत्ता से दूर कर दिया, वह उसे कोसने लगती है। तभी रामगुप्त वहाँ पर प्रवेश करता है। एक सेवक प्रतिहारी रामगुप्त को एक चिंताजनक समाचार सुनाना चाहती है, परंतु रामगुप्त उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वह बड़ा बौखलाया हुआ है। उसकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद सी प्रतीत होती है। उसे बार बार सिर्फ यही चिंता सताई जा रही है कि ध्रुव स्वामिनी उससे प्रेम नहीं करती। उसकी पत्नी होकर भी उसके मन में आज भी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम समाया हुआ है। तभी अमात्य, गुप्त साम्राज्य का अमात्य शिखर स्वामी शकराज का संधि पत्र रामगुप्त को देता है, परंतु रामगुप्त कोई ध्यान नहीं देता। वह केवल हिजड़ों और बौनों के हास परिहास में आनंदित रहता है। अमात्य शिखर स्वामी फिर से उसे याद दिलाता है कि शकराज ने अपने लिए महादेवी तथा अपने सामंतों के लिए गुप्त साम्राज्य के सामंतों की पत्नियों की मांग की है। रामगुप्त घबरा जाता है। उसे ये बात अनुचित लगती है, लेकिन स्वभाव से वह कायर है। शकराज से वह भयभीत होने लगता है और कूटनीति उसे यही कहती है कि अपने राज्य को बचाने के लिए वह अपनी पत्नी और अपने राज्य की समस्त नारियों का परित्याग कर दे। इसलिए रामगुप्त सहर्ष उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी तथा अन्य सामंत कुमारों की पत्नियों को शकराज के शिविर में भेजने की तैयारी की जाती है।
ध्रुव स्वामिनी इसका तीव्र विरोध करने लगती है। वह रामगुप्त से बहुत अनुनय विनय करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है, उसके पैरों में पड़ती है, यहाँ तक कहती है कि भले ही मन से उसने कभी उसे पति रूप में स्वीकार न किया हो, लेकिन अब वह उसकी हर बात को मानेगी। जैसा वो चाहेंगी वैसा ही कहेगी, वैसा ही करेगी। लेकिन रामगुप्त पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वह ध्रुव स्वामिनी के लिए अपनी राजसत्ता को नहीं छोड़ना चाहता। शकराज जैसे क्रूर निर्मम प्रतिपक्षी से वो किसी भी प्रकार का वैर मोल लेना नहीं चाहता। वह ध्रुव स्वामिनी को शकराज के शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी को भी इसके लिए कहता है। अंततः ध्रुव स्वामिनी निराश हो जाती है और वह आत्महत्या करना चाहती है। तभी तेजी से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। वह ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के पास जाने का निश्चय करता है। एक ऐसा प्रस्ताव वह रामगुप्त के सामने रखता है, लेकिन रामगुप्त अभी भी भयभीत है। उसे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार का षड्यंत्र हमने रचा और वह भेद अगर कहीं खुल गया तो शकराज क्रोधित हो जाएगा और उसका जो कोप भाजन है उसे बनना पड़ेगा। तो वह चंद्रगुप्त के इस प्रस्ताव को नहीं मानता। बाद में शिखर स्वामी कहता है कि ध्रुव स्वामिनी को भी इसके साथ भेज दिया जाएगा। ऐसी अवस्था में षड्यंत्र का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन चंद्रगुप्त नहीं मानता। शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी को साथ भेजने के लिए कहता ही है, साथ ही ध्रुव स्वामिनी भी चंद्रगुप्त के साथ जाना चाहती है। तो ऐसी अवस्था में चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी की बात माननी पड़ती है और दोनों का एक साथ, अर्थात चंद्रगुप्त का और ध्रुव स्वामिनी का एक साथ शकराज के शिविर में जाने का निर्णय कर लिया जाता है। तभी मंदाकिनी एक महत्वपूर्ण सेविका है जो मन से ध्रुव स्वामिनी का भला चाहती है, राज्य का भला चाहती है और कभी कभी स्पष्ट रूप से बोल भी देती है जो सही है, जो सच्चा है। ऐसी अवस्था में उसी बात को बोल भी देती है। तो मंदाकिनी ये गीत गाती हुई आती है। एक महत्वपूर्ण पात्र है जो बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसमें लिए हुए हैं। ये गीत गाती हुई आती है। सभी का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। सामंत कुमार और शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी सभी प्रस्थान करते हैं। प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक की शुरुआत होती है शकराज के शिविर में। शकराज की प्रेमिका कोमा शकराज के प्रति अपने प्रेम पर विचार करती है। शकराज केवल अपना राज्य विस्तार करने पर लगा हुआ है, अपने भोग विलास में संलिप्त रहता है, कोमा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जबकि कोमा मन ही मन उससे बहुत अधिक प्रेम करती है। वह अपने प्रेम के विषय में विचार कर रही है। एक सीढ़ी पर बैठकर विचार करने लगती है। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर हैं। संसार के चतुरों की दृष्टि से दोनों मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? अर्थात उसे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम से चूकना भी एक असफलता ही है और अगर प्रेम कर भी लें तो ऐसी स्थिति में भी अगर प्रेम ना मिल पाए तो वह भी एक विशेष प्रकार का छल हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियाँ उसे अपने लिए बुरी लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम का ना होना और प्रेम का ना मिल पाना दोनों ही स्थितियाँ दुख प्रदान करती हैं। लेकिन यौवन है कि इस प्रकार की बातों में मनुष्य को उलझा ही देता है। वह गीत गाने लगती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। अर्थात यौवन की जो छाया है अत्यंत चंचल होती है। वह मदमस्त रस अपने में भर कर लाता है। पल भर के लिए हर कोई उसकी घूंट पीना चाहता है, मदमस्त हो जाना चाहता है, लेकिन यौवन छली है। पल भर के लिए आता है फिर चला जाता है। जीवन रूपी बांसुरी के छिद्रों में वह मधुर संगीत बिखेरता है, लेकिन जिस प्रकार से एक पथिक पल भर के लिए आता है और उसके पश्चात पलायन कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से यौवन भी चला जाता है। लेकिन जब वह आता है तब मधुरता, मदमस्ती हमारे जीवन में घोल जाता है।
इस प्रकार से ये जो दृश्य है कोमा के प्रेम को अभिव्यक्त करता है शकराज के प्रति, लेकिन शकराज केवल ध्रुव स्वामिनी पर आ सकते हैं, गुप्त साम्राज्य पर आ सकते हैं और अपने राज्य का विस्तार करने पर आ सकते हैं, केवल उसी की तरफ वो लगे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में कोमा का ये जो दृश्य है, ये जो गीत है, उसके एक तरफा प्रेम को हमारे सामने उजागर करता है। अभी कोमा इन्हीं भावों में खोई हुई थी कि तभी शकराज प्रवेश करता है। चेहरे पर चिंतित भाव है, लेकिन कोमा की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं जाता। वह बार बार, जैसे हम आधुनिक युग में अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से बार बार वो बाहर की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि दूत कब आ रहा है। उसने जो संधि प्रस्ताव भेजा था, उस संधि प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में गुप्त साम्राज्य की तरफ से क्या कहा गया। बड़ी बेसब्री से वह अपने दूत खिंगिल की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वह कोमा की तरफ देखकर उससे बातें करने लगता है। कौन सी भीषण परिस्थितियाँ वहाँ पर घटित हो रही हैं, वह उन भीषण परिस्थितियों से कोमा को अवगत कराना चाहता है। लेकिन कोमा के हृदय में क्या चल रहा है, वह इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कोमा हमेशा उसका सुख चाहती है, उसका भला चाहती है, और अभी भी वह अपने हृदय के उद्गारों को दबाकर वह उसकी विकट मनस्थिति को कुछ सांत्वना देने के लिए उसके पास आती है, उसके लिए मदिरा का प्याला लेने के लिए चली जाती है। तभी खिंगिल का प्रवेश होता है। राजदूत जो संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त साम्राज्य में गया था और वहाँ पर उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। शकराज को आकर खिंगिल समाचार सुनाता है कि रामगुप्त ने उसके दोनों प्रस्ताव मान लिए हैं, अर्थात ध्रुव स्वामिनी और सामंत कुमारों की पत्नियां दोनों को भेज दिया जाएगा। शकराज विजय उत्सव की आज्ञा देता है। शकराज ध्रुव स्वामिनी के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। चारों तरफ विजय उत्सव मनाया जा रहा है। शकराज बेसब्री से ध्रुव स्वामिनी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। बार बार वह दरवाजे की तरफ निहार रहा है। खिंगिल तभी पालकी के आने की सूचना देता है, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी देता है कि महादेवी अर्थात ध्रुव देवी अर्थात ध्रुव स्वामिनी सीधे महाराज से अकेले में भेंट करना चाहते हैं। शकराज ध्रुव स्वामिनी के रूप सौंदर्य पर आ सकते हैं, उससे मिलने के लिए व्यग्र है। वह उसकी बात को तुरंत मान लेता है, लेकिन कोमा महाराज को ऐसा पाप करने से रोकती है। परंतु शकराज उसका और धर्माचार्य मिहिरदेव का अपमान करता है, दोनों को अपमानित कर देता है। वह काम वासना से अंधा हो चुका है, ना वह कोमा के प्रेम को समझ रहा है और ना ही अपने धर्माचार्य मिहिरदेव के प्रवचनों का उसके ऊपर कोई प्रभाव हो पा रहा है। धर्माचार्य उसी समय राज्य को छोड़ देने की बात करते हैं और कोमा को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। कोमा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ध्रुव स्वामिनी और उसके वेश में चंद्रगुप्त दोनों ही शकराज से मिलने के लिए आ जाते हैं। इस समय चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी के वेश में है और बहुत ही सुंदर नारी दिखाई दे रहा है। दोनों को देखकर वह अचंभित हो जाता है और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि इनमें से ध्रुव स्वामिनी कौन है। दोनों की रूप सौंदर्य से वह आ सकते हैं, दोनों से आकर्षित हैं। तभी घटनाक्रम में मोड़ आता है। चंद्रगुप्त और शकराज के बीच द्वंद्व होता है। शकराज का वध कर दिया जाता है। सामंत कुमार शिविर में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है, अर्थात इस प्रकार से शकराज का वध कर दिया जाता है। सामंत कुमार भी अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरे सैनिक जो शकराज के हैं उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है और इस प्रकार से शकराज का वध करके पूरी तरह से जो शकराज का शिविर है उस शिविर को पर अधिकार कर लिया जाता है और इसके साथ ही द्वितीय अंक की समाप्ति होती है। तृतीय अंक शकराज का जो शिविर है उसके दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में दृश्य दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी मंच पर विराजमान है। एक सैनिक प्रवेश करता है। ध्रुव स्वामिनी उससे चंद्रगुप्त के घावों के विषय में पूछती है। तभी मंदाकिनी वहाँ प्रवेश करती है और आवेश में उसे भाभी कह जाती है। फिर क्षमा याचना करती है और पुनः उसे महादेवी कहती है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है
मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि यह सत्य होता। और इस प्रकार अनायास ही ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति समाया हुआ प्रेम छलक उठता है। पुरोहित वहाँ पर प्रवेश करते हैं। स्वास्थ्ययन करने के लिए कहा जाता है, एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी मना कर देती है। ध्रुव स्वामिनी नारी की दयनीय दशा के लिए धर्मशास्त्रों और कर्मकांडों की आलोचना करती है। और इस प्रकार से पुरोहित और ध्रुव स्वामिनी के बीच में एक लंबा वार्तालाप चलता है, जिसमें मुख्यतः ध्रुव स्वामिनी आरोप लगाती रहती है भारतीय धर्मशास्त्रों और उन कर्मकांडों पर जिन्होंने नारी की स्थिति को दयनीय बना दिया है। पुरोहित नतमस्तक हो जाता है, निःशब्द हो जाता है और कहता है उसे अपने धर्मशास्त्र फिर से देखने होंगे, और चला जाता है। मिहिरदेव और कौमा प्रवेश करते हैं। शकराज के शव की याचना वो ध्रुव स्वामिनी से करते हैं। ध्रुव स्वामिनी उन्हें शकराज का शव ले जाने की आज्ञा प्रदान कर देती है। तभी चंद्रगुप्त प्रवेश करता है और ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि अब उसका यहाँ रहना असंभव है। वह अभी भी उसी राजधर्म को अपना रहा है, अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद उन्होंने अपने पिताजी के शासनकाल में किया होगा, जिसके कारण उन्होंने पात्र होते हुए भी राजसत्ता अपने बड़े भाई रामगुप्त को सौंप दी और अपनी वाग्दत्ता पत्नी अर्थात अपनी मंगेतर पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी त्याग दिया। वह अभी भी सोचता है कि गुप्त साम्राज्य के ऊपर छाए हुए जो संकट के बादल हैं अब वो दूर हो गए हैं, इसलिए अब उसे चला जाना चाहिए। लेकिन तभी नेपथ्य से कोलाहल गूंजने लगता है, बहुत सी आवाज़ें आने लगती हैं, ना जाने बाहर क्या घटित हो रहा है। तभी मंदाकिनी अंदर प्रवेश करती है और चंद्रगुप्त को बताती है कि रामगुप्त के सैनिकों ने मिहिरदेव और उनकी पुत्री कोमा को मार दिया। ओह, एक और अशोभनीय काम कर डाला इस कायर ने। सभी सामंत कुमार क्षोभ में भर जाते हैं, रामगुप्त को गालियां देने लगते हैं। तभी रामगुप्त वहां पर अचानक ही प्रवेश कर जाता है। उसे लगता है कि शायद इस षड्यंत्र का कारण चंद्रगुप्त है। वह चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है। महादेवी चंद्रगुप्त से अनुनय विनय करती है कि वह विरोध करे, लेकिन चंद्रगुप्त चुपचाप बंदी बन जाता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है रामगुप्त ने उसको शकराज के पास एक खरीदी हुई दासी के समान भेज दिया। कभी उसने उसे एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह हमेशा भोग विलास में ही तल्लीन रहा। कभी भी उसने उसके मन को टटोलने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी अवस्था में वह उसे पति रूप में कैसे मान ले? अपने राज्य की चिंता उसे सताती रही, भोग विलास की चिंता उसे सताती रही, कभी है राजसत्ता उससे छिन न जाए ये बात उसे सताती रही, लेकिन अपने राज्य की नारियों की अस्मत की उसे कोई परवाह नहीं, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी की भी। तो इस प्रकार से वह उसका विरोध करती रही, लेकिन रामगुप्त पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। वह क्रोधित हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने का आदेश दे देता है। अब चंद्रगुप्त से सहन नहीं होता। चंद्रगुप्त फिर मीनायक की भांति क्रोध में आकर बेड़ियां तोड़ देता है और रामगुप्त को ललकारता है। शिखर स्वामी भी अवसर देकर चंद्रगुप्त की ओर मिल जाता है और कहता है कि राज्य परिषद जैसा निर्णय करेगी वैसा ही माना जाएगा। राज्य परिषद ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से तलाक और चंद्रगुप्त से विवाह की अनुमति देती है। रामगुप्त पीछे से वार करके चंद्रगुप्त को मार देना चाहता है। तभी एक सामंत कुमार इस रामगुप्त को तलवार निकालते हुए देख लेता है और उसका वध कर देता है। राजाधिराज चंद्रगुप्त और महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय, इस प्रकार के बड़े बड़े जय घोष होते हैं और नाटक की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो कथासार है वह बहुत अधिक संक्षिप्त है, केवल 3 अंकों में ही समाया हुआ है। और 3 अंकों में भी अगर हम बात करें, जो पहला अंक है वह रामगुप्त के शिविर से शुरू होता है और जो दूसरे 2 अंक हैं वह शकराज के शिविर में समाप्त हो जाते हैं।
एक छोटा सा घटनाक्रम है। इस छोटे से घटनाक्रम को बड़ी ही प्रभावशाली भाषा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने नाट्य रूप प्रदान किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और इस प्रकार से संक्षेप में हम इसके कथासार को जान गए हैं। इन पात्रों के जो कार्यकलाप हैं उनके विषय में जान गए हैं। इन पात्रों की क्या भूमिका है उनके विषय में जान गए हैं। तो ये जानना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है अगर हम ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, सभी दर्शकों से आग्रह करूँगा कि वे एक बार जो मूल पाठ है ध्रुव स्वामिनी का उसे अवश्य पढ़ें, क्योंकि कथासार को जान लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उन संवादों को पढ़ना जिन संवादों के माध्यम से ये सारा घटनाक्रम हमारे सामने अभिव्यक्त हुआ है एक अन्य बात होती है। उन संवादों से ही हमें पाठकों की मनःस्थिति के विषय में पता चलता है और साथ ही लेखक के द्वारा जो साथ में संकेत दिए हुए होते हैं वो संकेत हमारे सामने उन दृश्यों को पूरी तरह से लाइव कर देते हैं, हमारे जीवंत कर देते हैं, जिससे वो दृश्य हमारी आंखों के सामने घटित होने लगते हैं और एक फ़िल्म की भांति वो उस पूरा जो नाटक है हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।